Okay. So good morning everyone. Let's start with interpersonal relationships today. So in the last class, we have discussed all the motivation theories. We have started with content theories and then process theories. We have done that flow chart as well, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि कौन से content theories या process theories में कौन से theories you have to study under motivation. To recall that, हमने content theories में क्या पढ़ लिया था? Herzberg's two-factor theory, Maslow's need hierarchy, which is very common, जो आपको already पता भी होंगी. और हमने क्या पढ़ा था उसमें? हर्सबर्ग के अलावा मैक्लेलन की थियरी पढ़ी थी, जिसमें हमने नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, ये पढ़ा था हमने उसमें. ठीक है, आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आ गए होंगे, मोटिवेशन वाले. ठीक है, ओके. So next topic under this unit is actually the analysis of interpersonal relationships. अब इसमें जो interpersonal relationship से मतलब है वो उसमें first and foremost thing is social interactions. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो फॉर्म करने के लिए आपको पहले इंटरैक्ट करना पड़ेगा अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. मतलब यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि क्या रिलेशनशिप्स आप शेयर करते हो विद अदर्स. मान लेते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके अलावा और भी एम्प्लॉयज़ होंगे जो काम कर रहे हैं. अब उनके साथ आप कैसे इंटरैक्ट करते हो, मतलब आपका कैसा बिहेवियर है उनके साथ. वही जो हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, कि आप क्या स्टिमुलस थ्रू कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको कैसा बिहेवियर मिल रहा है या रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब वो बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, या उसकी एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं कि आप उस रिलेशनशिप जो भी आपने फॉर्म किया है उसके कैसे एनालाइज करोगे आप उसके अगेंस्ट, मतलब बिहेवियर को भी कैसे एनालाइज करोगे कि वॉज इट राइट और रॉन्ग. ठीक है, और उससे फिर आपका ही जो पर्सनालिटी है वो फॉर्म होता है, आपका परसेप्शन भी हमें पता चलता है. मतलब द वे यू इंटरप्रेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो भी आपको बता रहे होंगे कि आपका परसेप्शन कैसा है. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में योर परसेप्शन ऑफ अदर्स एंड योर परसेप्शन ऑफ यू, मतलब आपका परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ कैसा है. ठीक है, प्लस दूसरों के लिए कैसा है, कि आपने कोई भी एक बिहेवियर कैसे एनालाइज किया है या आपने कैसे परसीव किया है उसको. ठीक है, इंटरप्रिटेशन पे है, राइट एंड रॉन्ग पे है. ओके, सोशल इंटरैक्शन तो एक चीज़ हुआ. हैव यू स्टडीड दिस टर्म ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब है कि आप जो भी आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें जो भी लोग हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कोई भी एक एम्प्लॉय तो फॉर्म नहीं करेगा. कल्चर हमेशा कलेक्टिव होता है कि हम सब साथ में मिलके क्या करते हैं, हमारे क्या वैल्यूज़ हैं. तो आप यहाँ पे इन सब लोगों के ही वैल्यूज़, बिलीव्स, वर्किंग्स, मतलब वो मिलके कैसे काम करते हैं,
ठीक है। ये सब कुछ इंक्लूडेड है अंडर वर्क ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि आप क्या कलेक्टिवली उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या फॉर्म हो रहा है या लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं कलेक्टिवली। तो सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से ही, ठीक है। कि आप अपने पीयर्स के साथ कैसे हो, अगर आप एक ग्रुप लीडर हो या एक टीम लीडर हो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कैसे, अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था मैक्लेलैंड की थियोरी में, कि अगर मान लेते हैं कोई एक ग्रुप लीडर है तो उसको एनालाइज करना है कि कौन से उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कौन सी नीड के लिए स्ट्राइव करते हैं, एफिलिएशन, अचीवमेंट या पावर, कौन सा किसके लिए स्ट्राइव करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर उनको टास्क असाइन कर रहे थे। तो ये हो रहा था उसमें। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पहले समझना इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ ग्रुप लीडर। अगर मान लेते हैं ये पर्सन एक ग्रुप लीडर है अगर, और इसके अंडर 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, तो उसको पहले इनकी जो कंडीशंस हैं, इनकी क्या वैल्यूज़ हैं, कि कौन क्या वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, कि हमें टास्क जो है वो, वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पे है टास्क को लेकर ही, कि टू परफॉर्म अ टास्क वो कैसे परफॉर्म करेंगे उसको, कि वो इतना रिलीजियसली ईगर हैं काम करने के या नहीं, या उनको काम करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉर्म करता है, जहाँ पे आप कलेक्टिव वैल्यूज़ एंड बिलीव्स देखते हो कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है एज अ ग्रुप, ठीक है। तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉर्म करेगा। अब ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के आप समझ लो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि आप क्या इंक्लूड करोगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। अभी हमने एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो डिस्कस नहीं किया है, उसमें फिर थियरीज आ जाते हैं, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बीइंग वी आर डिस्कसिंग कि आप क्या एलिमेंट्स को नोट कर सकते हो कि व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, तो आपको क्या एलिमेंट्स सोचने हैं उसमें, कि सोशल इंटरैक्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होगा। दूसरे भी देख लेते हैं। अब एक ग्रुप है तो क्या होना ज़रूरी है वहाँ पे। अब मान लेते हैं आप कोई एक वैल्यू फॉलो करते हो कि आप अपना काम ऐसे ही करोगे, ठीक है। अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही काम होते आया है कि आपको डेडलाइंस मिल जाते हैं और आपको टास्क बता देते हैं और आप कर लेते हो। लेकिन मान लेते हैं एक बार ऐसा होता है कि ये टास्क इतना डिफाइन नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको ये ठीक से नहीं कन्वे किया गया है अभी, ठीक है। तो इस केस में क्या होना ज़रूरी है, या क्या कैसे इंटरप्रेट करोगे आप इसको, कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट अगर है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि आप अग्री नहीं कर रहे हो किसी और की वैल्यूज़ के साथ, मतलब आपके ही ग्रुप में अगर टीम मेंबर्स हैं आपके, लेट्स से 5 to 6 टीम मेंबर्स हैं अगर, तो आप अग्री नहीं कर रहे हो किसी एक चीज़ को लेके कि आपको कोई भी टास्क जो है वो कैसे परफॉर्म करना चाहिए, तो तब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जब आपके जो इंटरेस्ट्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं बाकी दूसरे टीम मेंबर्स से, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आगे नहीं बढ़ सकते आप काम करने में, आपको वो चांस ही नहीं मिलेगा कि आप सबको कलेक्टिवली कुछ जो एम है वो अचीव कर पाओ, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन अपने, जब तक आपके सारे टीम मेंबर्स जो हैं वो मिलके काम नहीं कर रहे होंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। सोशल इंटरैक्शंस जो फॉरमोस्ट चीज़ है व्हेन इट कम्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो हम फॉर्म कर रहे होंगे, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, आप कैसे इंटरप्रेट करोगे उसको, ठीक है। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिफरेंट इंटरेस्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बार बार आपको कंसेंसस मिले ही कि सब लोग एक चीज़ पे अग्री कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी करना होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स याद रखें और रेजोल्यूशन उसका आपको अपने आप याद आ जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा ही अग्री कर रहे हो सेम चीज़ पे, आपके डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है।
आपको उनको केटर कैसे करना है कि मेरे टीम मेंबर्स में अगर 3 मेंबर्स हैं, तीनों डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर जा रहे हैं, तीनों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो उस केस में आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि सबको अपना अपना टास्क दे दिया, सब अपने आप अचीव कर रहे हैं। आपको एज अ टीम काम करना है एक गोल को अचीव करने के लिए, तो इसीलिए आपको वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिस्कस किया वैसे ही है, या इसको हम लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग टीम डायनामिक्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक उसके लोग तो नहीं होंगे कि वो एक उनका बैकग्राउंड सेम ही हो, सब सेम जगह से ही आए, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया उनका सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग अलग अलग एरियाज से आके एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करते आए होंगे अपने स्टेट में या अपने कंट्री में। तो आपकी टीम में डायनामिक्स का मतलब है डिफरेंसेस या चेंजेस जो भी हो रहे हैं। मतलब मान लेते हैं कोई एक मेंबर जो है वो कोई ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपको अपनी टीम का जो काम है, जो भी गोल्स आपको मिले हैं वो आप शेयर करने पड़ेंगे। उस मेंबर का भी काम आपको हो सकता है करना पड़े या शेयर करना पड़े उनका काम भी। तो ये अंडरस्टैंडिंग टीम डायनामिक्स में है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सब लोग डिफरेंट कल्चर्स से हैं, सब लोग डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में डालना जहाँ पे सब लोग को मिलके काम करना है। तो उसी को आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टीम डायनामिक्स बोल रहे हो कि जो भी डिफरेंसेस हैं या चेंजेस टीम में हो रहे हैं उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। गोल अचीवमेंट के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सब लोग को कलेक्टिवली काम करवाओ, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग टीम डायनामिक्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव मोटिवेशन इज अ फॉरमोस्ट थिंग इसमें भी, लेकिन लीडरशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब ऐसे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उसमें आपको मैनेज करने के लिए एक लीडर तो चाहिए ही होगा, कि वो लीडर ही जो है वो मैनेज कर रहा होगा, उस टीम को लीड कर रहा होगा। और हैव यू स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर्स? मैनेजर्स और लीडर्स में क्या डिफरेंसेस हैं या सिमिलैरिटीज़ हैं? ओके, आई लीव इट ऑन यू। आपको यू हैव टू सर्च अबाउट दिस कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे लीडर्स को मैनेजर्स से। क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में कि मैनेजर्स कैसे लीडर्स से डिफरेंट हैं, एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि आप ये डिफरेंस पता करो, जिससे आप अब मान लेते हैं कोई एक अच्छा लीडर है, ठीक है, तो क्या वो अच्छा मैनेजर भी होगा? मतलब ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, कि ये ही समझने के लिए एक्चुअली आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए कि क्या अगर कोई एक पर्सन लीडर है अगर बहुत अच्छा, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो अच्छा मैनेजर भी होगा? या कोई एक पर्सन अगर एक अच्छा मैनेजर है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो अच्छा लीडर भी होगा? तो ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई एम लीविंग इट ऑन यू कि आप ये पढ़कर आओ कि लीडर्स और हाँ और अगर कोई एक अच्छा लीडर है तो क्या वो अच्छा मैनेजर हो सकता है? गुड। तो ये ही एक्सप्लोर करना है, ठीक है। डिफरेंसेस क्यों हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है?
पर दैट वेज तो मैनेजर के काम ज़्यादा हो गए ना, तो मैनेजर एक ब्रॉडर टर्म हो गई देन लीडर। तो आप कह रहे हो कि अगर कोई एक अच्छा लीडर है तो वो अच्छा मैनेजर हो सकता है, नहीं भी हो सकता? जस्ट बिकॉज कि हम्म एक लीडर की पकड़ अपने लोगों पे ज़्यादा होती है, तो वो उनसे काम बेटर वे में करा सकता है। तो मतलब एक लीडर अच्छा मैनेजर हो सकता है, लेकिन एक मैनेजर अच्छा लीडर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि उसका ध्यान ज़्यादातर अपने लोगों को टास्क असाइन और उस सब में निकल जाए rather than लीडिंग द पर्सन्स। इसी को लेके एक थियोरी भी है, ब्लेक एंड एक और है ब्लेक के साथ ही, मैनेजरियल ग्रिड, मैनेजरियल ग्रिड ऑफ ब्लेक। pronunciation may be wrong but I call it Blake। इसके एक मैनेजरियल ग्रिड है इसी पर ही, मैनेजरियल ग्रिड, उसमें यही है। मैनेजरियल ग्रिड इज अबाउट, आप ये आगे पढ़ोगे लीडरशिप में, मैं अभी इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको आइडियाज़ हो जाएं इसके भी, ठीक है, ताकि आप आगे के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ कि आपको इन फ्यूचर ये पढ़ने हैं। तो मैनेजरियल ग्रिड आपको क्या बताता है कि कौन से मैनेजर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा, अब ये ग्रिड है इसीलिए इसमें भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप अगर एक मैनेजर हो तो आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे हो लोगों को या फिर सिर्फ अपने टास्क को। तो इसमें मैनेजरियल ग्रिड में ये चीज़ें हैं कि पीपल और टास्क, हम आपको पूरे ग्रिड में, ऐसे ग्रिड होती है पूरी, ठीक है, ये 5x5 1999, ये पढ़ोगे आप उसमें कि कौन से उसमें, यहाँ पे पीपल, यहाँ पे पर्सन है, अगर यहाँ पे रख लेते हैं पर्सन्स, यहाँ पे रख लेते हैं टास्क। तो अगर यहाँ पे हो आप तो आप दोनों को ही कम इम्पोर्टेंस दे रहे हो, टास्क को भी और उसको भी, पीपल को भी। लेकिन आप बीच में हो अगर 5-5 पे हो अगर, तो आप दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो वो इसी के लिए है कि आप ज़्यादा टास्क को इम्पोर्टेंस दोगे या पीपल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, ठीक है, एज अ मैनेजर। तो उससे आपका स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो डिफाइन हो जाता है कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टास्क इम्पॉर्टेंट है या पीपल इम्पॉर्टेंट है, कि वो लोग वो काम कर पा रहे हैं या नहीं, या कैसे वो लोग उस काम को करेंगे। आप एम्पैथाइज करते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि द मैनेजर इज थिंकिंग अबाउट द पीपल, लेकिन जब मैनेजर इज थिंकिंग अबाउट द टास्क, तो वो सिर्फ ये चाहते हैं, मैनेजर सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। लोगों को उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है उस टास्क को अचीव करने में, उसके लिए कम कंसर्न होते हैं मैनेजर्स। वो सिर्फ टास्क के कंप्लीशन पे ध्यान देते हैं कि टास्क जो है वो टाइम पे एफिशिएंटली ख़त्म हो जाना चाहिए, और उसके अलावा दे डू नॉट केयर अबाउट कि लोग कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं उस टास्क को, ठीक है। तो ये आप इसमें लीडर्स वर्सेस मैनेजर्स में आप इसको पढ़ोगे, हम ये इन फ्यूचर डिस्कस भी करेंगे, बट यू शुड नो द डिफरेंस कि मैनेजर्स और लीडर्स में क्या डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस लाइक क्यों करते हैं, ठीक है। ओके, सो गुड मॉर्निंग। आई थिंक आई हैव टू पुट दिस ऑन चार्जर। ये एक्सटेंशन में लगा दो एक बार। ओके, टीम डायनामिक्स हमने देख लिया, लीडरशिप,
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या मैनेजमेंट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, मोटिवेशन हो सकता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी आता है जिसमें कि आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी व्हेन यू हैव टू स्टडी द टीम मेंबर्स कि उनका बिहेवियर आप स्टडी कर रहे हो जब, तो यू शुड नो कि क्या मोटिवेट कर रहा है उनको और क्या नहीं कर रहा। हमने मोटिवेशन पहले पढ़ लिया है इसीलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, पर मोटिवेशन इज पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ों से मोटिवेट हो रहे हैं लोग, कौन से नहीं हो रहे हैं, ये पता होना चाहिए। ओके तो ये तो अभी हमने बात करी सिर्फ एलिमेंट्स की ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कि आप कैसे एनालाइज करोगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और उसके क्या टूल्स हैं एनालिसिस के। अब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ही, एनालिसिस में ही देयर इज अ टर्म ट्रांजैक्शन एनालिसिस पढ़ोगे आप इसमें। अब ट्रांजैक्शन हम किसको कहते हैं? दो लोगों के बीच में हो रही होगी ट्रांजैक्शन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं ऑफ बिहेवियर्स एंड वैल्यूज़, वो सब क्या है? ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में एक्सचेंज कह सकते हो आप इसको, बिहेवियर बोल सकते हो, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये तीनों टर्म्स ही एसोसिएटेड है विद ट्रांजैक्शन एनालिसिस कि आप कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो कैसे बिहेवियर्स आप शो कर रहे हो अगेंस्ट व्हाट स्टिमुलस। स्टिमुलस इज जो भी फर्स्ट चीज़ है जिसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, तो दैट इज स्टिमुलस फॉर यू। अब जैसे इस केस में स्टिमुलस क्या है? जो भी मैं आपको बता रही हूँ या जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उससे कि आपको चीज़ें याद रह जाती हैं या नहीं रह जाती हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप पूछ लेते हो, तो वो आपका रिस्पॉन्स है किस स्टिमुलस के अगेंस्ट? जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना इज द स्टिमुलस फॉर यू और आपको क्या इंटरप्रेट करना है उससे, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उससे, वो आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ही हम यहाँ पे एक्सचेंज पढ़ेंगे कि आप कैसे एक्सचेंज कर रहे हो ऑफ बिहेवियर्स एंड स्टिमुलस। ठीक है, और ट्रांजैक्शन एनालिसिस में एक तो पीपल इज इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे उसमें पीपल इज इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा ऐसे नहीं सोचोगे कि आप एज अ पर्सन सोच रहे हो, आपको एक सोशल इंटरैक्शन में ये सोचना है कि जब भी आप इंटरैक्ट कर रहे होगे व्हेन इट कम्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप इंटरैक्ट कर रहे हो विद योर मैनेजर्स और योर पीयर्स, तो वो कैसा रिस्पॉन्स होता है या बिहेवियर होता है आपका, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में भी देयर आर थियोरीज। एक तो ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाज गिवन बाय एरिक बेन, दिस इज हाउ आई प्रोनाउंस इट। अब प्रोनाउंसिएशन में बी डिफरेंट। ठीक है, यू कैन प्रोनाउंस इट द वे यू वांट। ठीक है, यू शुड जस्ट रिमेंबर द नेम्स। एरिक बर्न जो है उन्होंने ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस किया था। ही वॉज दी आप इनको बोलते हो साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट, अभी तक जो हम साइको को समझते आए हैं वो नहीं है ये। साइको एनालिस्ट का मतलब है कि जो भी चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजी इन द सेंस आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं, जो भी कग्निटिव चीज़ें हैं या अफेक्टिव चीज़ें हैं। कग्निटिव का मतलब कुछ भी चीज़ जो कि रिलेटेड टू योर ब्रेन हो। ठीक है, आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर सब कुछ एसोसिएटेड है किससे? आपके ब्रेन से।
तो उसको आप कग्निशन बोलते हो, ठीक है। और वो आपकी जो साइकोलॉजी है वो कैसे फॉर्म हो रही है, आपके ब्रेन की इंटरप्रिटेशन से ही, कि आपका ब्रेन किस चीज़ को लेके कैसा इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है। किसी भी बिहेवियर को कैसे इंटरप्रेट करता है। मतलब जैसे आप मान लेते हैं लेट आए हो क्लास में, और उसको हमने कैसे इंटरप्रेट किया कि चलो आज आने देते हैं, किसी को, सबको आने देते हैं क्लास में, तो आपके ब्रेन ने इस चीज़ को, लेट आने को एक क्राइम नहीं माना कि लेट आना क्राइम है और हमें क्लास में टाइम पे आ जाना चाहिए, ये आपने नहीं माना। आपने सिर्फ ये सोच लिया कि आने दिया मैम ने एक बारी दो बारी, तो फिर ये चलता ही होगा। तो आपने, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है उसको लेके, वो आपकी साइकोलॉजी फॉर्म कर रही है। और जब हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस में जिस भी थ्योरी की बात करेंगे, उस पर सब कुछ चाइल्डहुड से शुरू हुआ होगा कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो किस एज पे डेवलप हो रही है। मतलब मान लेते हैं इन द एज ऑफ 5 आपने क्या, जो भी इंटरेक्शन हुए आपके आपके मोटर स्किल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है आपके एट द एज ऑफ 5 इयर्स, वो अफेक्ट कर रही होगी आपके अडल्टहुड को भी, या आपके उसके बाद के भी लाइफ डिसीजंस को। आप तभी से फॉर्म करना शुरू कर देते हो कि आप चीज़ों को कैसे लोगे। आप, किसी ने आपको कुछ डांटा या कोई भी इंटरेक्शन, कि इसमें सारे इमोशंस आते हैं, सारे एक्सप्रेशंस आते हैं जो आप लर्न कर रहे होते हो एट द एज ऑफ 5। और इसमें एरिक बर्न का ही एक एक्सपेरिमेंट है 8 इयर्स पे भी, जिसको आप गेम्स बोलते हो। ये हम पढ़ेंगे सारे ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ही कि क्या थियरीज हैं इसमें। मैं वो भी लिख देती हूँ। पहले तो ईगो स्टेट है, ईगो स्टेट्स, गेम्स, स्ट्रोक्स, लाइफ पोजिशंस। ये मेजरली 4 थियरीज हैं दैट यू शुड स्टडी, ठीक है। इसमें दैट यू विल स्टडी एक्चुअली अंडर एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जब भी आपको बोले एनालिसिस पे कोई क्वेश्चन आए, एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, तो आप ये समझ जाना कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन एनालिसिस की बात हो रही है, ठीक है। जब आप एक्सप्लेन कर दोगे इसको, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, उसके बाद आपको इंडिकेशन जो है क्वेश्चन का, वो हमेशा ट्रांजैक्शन एनालिसिस पे ही होता है। और ट्रांजैक्शन एनालिसिस में इट वाज गिवन बाय हुम, ये याद होना चाहिए आपको। एरिक बर्न ने दिया था ये। आपको जब पढ़ लोगे आप ये सब कुछ, तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी याद करने में, ठीक है। आप सिर्फ उस पर्सन का नाम ही एसोसिएट कर पाओगे उस टर्म के साथ ही। याद करने का वे हो सकता है कि एरिक बर्न लिखा जैसे आपने, तो उसके साथ टीए लिख दिया, आपको याद आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ये बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे, ये सिर्फ याद करने के वे से आप समझ सकते हो कि आपको ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप नाम मेंशन ज़रूर करो जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हो कि किसने दिया था। ईयर्स आई अंडरस्टैंड कि याद नहीं होते हैं, लेकिन इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किसने दिया है वो, या कौन इस पे रिसर्च कर चुके हैं। कि जब आपको सोशल साइकोलॉजी समझनी है या साइको एनालिसिस करना है, तो किसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको, इसके लिए नाम याद करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब लेट्स स्टार्ट विद ईगो स्टेट्स। मतलब ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ही यू कैन राइट ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि उस फ्लो चार्ट में ही आप ये ट्रांजैक्शन, पहले एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लिख के, ट्रांजैक्शन एनालिसिस लिख के, ये 4 टर्म्स लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ईगो स्टेट्स।
एक टर्म और है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, दैट इज सोशल कैपिटल। मतलब जहाँ पे आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लिखा है वहाँ पे ये टर्म और लिख लेना, जहाँ पे हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट उसमें, सोशल कैपिटल। दीज टर्म्स आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे वो इतना इन्वेस्टमेंट या फिर आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा जैसे कि कंसेप्ट, मार्केटिंग का कंसेप्ट कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गया है कि अब सब कस्टमर ओरिएंटेड हो गए हैं जो पहले प्रोडक्ट या प्रोडक्शन ओरिएंटेड थे, ये पढ़ा होगा आपने। वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी पहले जो सारा जो फोकस था वो था ऑन द टास्क, ऑन द वर्क, और या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने पे। लेकिन यहाँ पे जो सोशल कैपिटल है या आप इसको ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हो, सोशल इंटरैक्शंस के थ्रू क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं लोगों को, मतलब कि कैसे कलेक्टिवली व्हेन यू हैव टू वर्क, ठीक है, जब आप मिलकर कोई काम कर रहे होगे तो उसमें आपको किसी भी टीम मेंबर की एक्सपर्टीज से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं एज अ ग्रुप। मतलब मान लेते हैं आपको कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, बी इट पाइथन और सी प्लस प्लस, कुछ भी है जो आपको अच्छे से आता है, आपको कुछ और चीज़ अच्छे से आती है, आपको मैनेजमेंट अच्छे से आता है, आपको लेट्स से कन्विंस करना आता है कि कैसे आपको पिच करना है अपने काम के लिए, और आपको कोई एक और एक्सपर्टीज़ है कि आप एफिशिएंट हो, कि आप कोई भी टास्क अगर आपको दिए जाए तो उसको एफिशिएंटली कंप्लीट कर लेते हो। अब अगर हमारी एक सिर्फ एग्जाम्पल है ज़रूरी नहीं है कि आप सच में कर पाओ, तो अगर ऐसा हो रहा है तो अगर मैंने आपको कोई एक टास्क दिया कि आप 4 लोगों को ये टास्क जो है वो कंप्लीट करना है, तो आप अपनी एक्सपर्टीज से कलेक्टिवली उस टास्क को तो अचीव कर लोगे, एफिशिएंटली भी अचीव कर पाओगे और इफेक्टिवली भी अचीव कर पाओगे। कि आपको पता है कि आपको आपके जो टीम में मेंबर्स हैं उन सबकी किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ है और उसी को आप यूज़ कर रहे हो, तो उसी को आप या ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सोशल कैपिटल बोल रही होती हैं। कि जो भी टीम मेंबर्स हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो ही सोशल कैपिटल फॉर्म कर रहा है उस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने गोल्स अचीव करके, गोल्स भी अचीव करने के लिए क्या चाहिए उनको, ह्यूमन कैपिटल तो चाहिए, लोग ही वहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। तो उसी पे ऑर्गेनाइजेशंस ने अब इन्वेस्ट करना शुरू किया कि आप एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए काम करो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं या उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अब उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि टू एजुकेट एम्प्लॉयज़, ठीक है, और टू एम्पावर देम, कि नॉट ओनली टू एजुकेट देम कि कोई भी काम कैसे करना है, एम्पावर भी करना है उनको कि वो और आगे सोच पाएँ कि वो टास्क जो है वो एफिशिएंटली कैसे अचीव हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कवर होता है सोशल कैपिटल के अंदर, ठीक है, जो भी कलेक्टिवली बेनिफिट्स हो रहे हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को उनके ग्रुप फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, तो वो सोशल कैपिटल में आता है। तो ये आप लिख सकते हो अंडर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जहाँ पे हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ओके, सो जो एरिक ब्रेन की हम बात कर रहे थे, उन्होंने साइकोथेरेपी में भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं कि आपको अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली, तो आप उसको कैसे थेरेप्यूटिक वेज एरिक बर्न ने बताए हैं कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो उनको, ठीक है, उन वेज को यूज़ करके आप कैसे ट्रीट कर सकते हो अपनी कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। तो उस एनालिसिस में ही फर्स्ट इज ईगो स्टेट्स। अब ईगो स्टेट्स है क्या, ईगो स्टेट्स हम किसको बोल रहे हैं, वेज
वी थिंक, एक्ट, वेज क्या, वेज का मतलब जिस भी तरीके से आप कोई भी चीज को सोच रहे हो, तो अभी तक आपने ईगो को पढ़ा होगा हमेशा नेगेटिव टर्म्स में कि ईगोइस्टिक है कोई पर्सन, तो उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। ईगो स्टेट्स की बात हो रही है कि ईगो के भी कितने स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं है कि आपको ईगोइस्टिक पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि उसके क्या स्टेट्स हो सकते हैं, पर ईगो स्टेट्स की बात हो रही है कि किस फॉर्म्स में आप ईगो देख सकते हो इन अ पर्सन, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही पहले पेरेंट ईगो है, देन अडल्ट ईगो, and then child ego. These are three ego states जो ब्रॉडली आप देख सकते हो इन डिफरेंट पर्सन्स कि क्या कोई भी कैसे रिएक्ट करेगा किसी भी स्टिमुलस पे, तो वो डिपेंड करता है ऑन ईगो स्टेट्स, ठीक है, कि वो किस ईगो स्टेट में होके सोच रहे हैं या अपना बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं कोई भी, या कोई भी चीज़ इवन इफ दे आर थिंकिंग, तो कौन सी स्टेट में रह के वो सोच रहे हैं। पेरेंट ईगो की स्टेट में रह के सोच रहे हैं, अडल्ट ईगो की स्टेट में रह के सोच रहे हैं, या फिर चाइल्ड ईगो की स्टेट में होके सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे हम कि क्या व्हाट डज इट मीन टू हैव अ पेरेंट ईगो, चाइल्ड ईगो और अडल्ट ईगो, ठीक है। एक्ट एंड फील भी बोल सकते हो आप, कि वो सारे वेज जिसके थ्रू हम सोचते हैं, द वे वी फील एंड देन एक्ट और बिहेव, वो सब कुछ आप समझ सकते हो ईगो स्टेट्स में, ठीक है, कि द वे वी आर थिंकिंग, एक्टिंग एंड फीलिंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेके वो सब कुछ इंक्लूडेड है अंडर ईगो स्टेट्स, या आप ईगो स्टेट्स को ऐसे ही समझोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, refers to ways we think, act and feel, ठीक है। अब टाइम एंड कंटेक्स्ट भी है इसमें, the way you are thinking, acting or feeling depends on the time, जिस टाइम पे आप ऐसे सोच रहे हो या यू आर थिंकिंग और एक्टिंग, वो टाइम और कंटेक्स्ट पे, किस कंटेक्स्ट में आप वो एड्रेस कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। अब टू सिंप्लीफाई दिस स्टेटमेंट, मान लेते हैं आपको एक ग्रुप मैनेज करना है, ठीक है। आप ग्रुप मेंबर नहीं हो अभी, मतलब आपके ऊपर कोई नहीं है, आप सिर्फ एक ग्रुप लीडर हो, ठीक है, और आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स हैं आपके। तो अब इस टाइम और कंटेक्स्ट में, इस कंटेक्स्ट में कि जब आप एक ग्रुप मैनेजर की तरह सोच रहे हो, व्हेन यू हैव टू थिंक, एक्ट एंड फील लाइक अ मैनेजर, तो आपके क्या ईगो स्टेट्स आप फॉलो कर रहे होगे। आपकी या तो पेरेंट ईगो हो सकती है या तो अडल्ट ईगो हो सकती है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज ईगो स्टेट्स, कि कौन सी ईगो स्टेट में आप कैसे सोच रहे होते हो। पर एज द नेम इंडिकेट्स, पेरेंट ईगो है अगर, तो आप प्रोटेक्टिव हो रहे होगे, ठीक है, डायरेक्टिव हो रहे होगे कि आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा सब कुछ, कि द वे योर पेरेंट्स यूज टू गाइड यू, तो आप एक गाइड की तरह सोच रहे हो। मतलब आपको इससे पेरेंट टर्म से लिटरल मीनिंग ही लेना है कि द वे योर पेरेंट्स यूज टू गाइड यू और डायरेक्ट यू, इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो भी हमें कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा होगा आपके लिए, ये नहीं होगा। नो,
तो ये सब कुछ आपको फिगर आउट करना होता है। अब हम ये आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस टर्म कि हम क्यों कह रहे हैं कि ईगो स्टेट्स को आप वेज बोल रहे हो, द वे वी थिंक, एक्ट एंड फील इन डिफरेंट टाइम एंड कंटेक्स्ट। अभी तो मैंने आपको बोला कि आप जब ग्रुप मैनेजर हो तो आप पेरेंट ईगो की तरह कोई भी यू आर थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। लेकिन जब आप मान लेते हैं आप ग्रुप मैनेजर नहीं हो, ठीक है, आप एक ग्रुप मेंबर हो, अब कंटेक्स्ट और टाइम चेंज हो गया, अब आपको मैनेजर की तरह नहीं सोचना है, ठीक है, आपकी ये साइकोलॉजी है ही नहीं कि आपको एक टीम को मैनेज करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी टास्क असाइन हो जाए उस पे काम करना है बस। तो या आप कौन सी करेक्ट, या तो आपकी चाइल्ड ईगो होगी। चाइल्ड ईगो में क्या होता है कि आप ऐसे सोचते हो पास्ट में ही कि आपने जब चाइल्डहुड में सिमिलर सिचुएशन थी तो आपने कैसे रिएक्ट किया था। तो जब व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड ईगो तो आप ऐसे सोचते हो कि आपको डायरेक्शंस मिल रहे हैं और अब उस पर आपको रिएक्ट करना है। तो चाइल्ड ईगो में ज़रूरी नहीं है कि आप रैशनल डिसीजन मेकिंग करो, ठीक है, आपके एज अ चाइल्ड जो डिसीजन थे वो भी इम्प्रोवाइज हुए होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आप फिर भी कुछ टाइम के लिए ऐसे कंप्लेंट्स करते हो। मतलब मान लेते हैं आपने ये सोच लिया कि जो भी टास्क आपको दिया गया है वो उतने टाइम में हो ही नहीं सकता था और कोई भी नहीं कर सकता था, तो आपने उस टाइम पे क्या यूज़ कर लिया, चाइल्ड ईगो, कि आप चाइल्ड ईगो की तरह सोच रहे हो, आप पेरेंट ईगो में आ ही नहीं सकते। अगर आप अडल्ट ईगो फॉलो करते हो, मतलब जो पर्पस है साइको एनालिसिस का या पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस और टू अचीव अ टास्क is to pull you to adult ego state। अडल्ट ईगो स्टेट जो है वो अच्छी स्टेट क्यों है, इसीलिए क्योंकि अडल्ट ईगो में आप प्रेजेंट को लेके सोच रहे होते हो, आप प्रेजेंटली एक सबॉर्डिनेट हो, यू टोटली अंडरस्टैंड कि आपको कोई भी जो डायरेक्ट हो जाएगा टास्क, यू हैव टू जस्ट परफॉर्म दैट टास्क। तो ये आप सोच रहे हो जब आप अडल्ट ईगो फॉलो कर रहे हो। अब आप चाइल्ड ईगो की स्टेट में नहीं आए, ठीक है, यू आर कंसिडरेट इनफ कि आप ये समझ पा रहे हो कि ग्रुप मैनेजर का काम क्या होता है और उसने जो भी टास्क असाइन किया है वो यही सोच के किया होगा कि आप एक टाइम पे उसको कंप्लीट कर लोगे और सब किसी ने पहले ऐसा किया होगा, इसीलिए आपको ऐसा टास्क और इतने टाइम तक मिला है। तो ये आपने सोचा, अगर यहाँ पे जब कंटेक्स्ट चेंज हो गया है तो आपने अडल्ट ईगो की तरफ आपको पुल करना ही पर्पस है एक्चुअली, कि आप सोचो एक अडल्ट ईगो स्टेट पे आके आप इतने डायरेक्टिव नहीं बन जाओ कि आप यही सोच लो कि आप अगर एक मैनेजर हो, मान लेते हैं एक मैनेजर जो है वो पेरेंट ईगो की तरह सोच रहा है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि आपको डायरेक्ट करने की ज़रूरत ही है। मतलब कि आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं मान लेते हैं, उनको आपके डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही। वो अपने आप कोई काम जो है वो कर रहे हैं अगर, तो वो हो सकता है उसको सही ना करें। आप हमेशा यही सोच रहे होगे, आपका जो पर्पस होगा, जो मोटिव होगा वो ये हो जाएगा कि आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कि आप बस उन्हें इंस्ट्रक्ट करो कि ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है, ये टास्क कैसे परफॉर्म होगा और आपको क्या नहीं करना है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ठीक है। तो जब आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे, मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देती हूँ, स्पेस ही नहीं बचता है बोर्ड पे इतने लॉलीपॉप मैन बनाने के बाद। ये इस डेफिनेशन को यहाँ पे लिखे रहने देना चाहिए था। मैं ये 3 कीवर्ड्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, 3 नहीं एक्चुअली 5। द वे यू थिंक, फील एंड एक्ट इन डिफरेंट टाइम एंड कंटेक्स्ट। जब भी आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको ईगो स्टेट्स एक्सप्लेन करने हैं, तो ये कीवर्ड्स हमेशा याद रखना, ठीक है। इन कीवर्ड्स को याद रखने से क्या होगा कि आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी कि हमने अगर द वे वी थिंक, फील एंड एक्ट इन डिफरेंट टाइम एंड कंटेक्स्ट ये पढ़ा था,
तो उसमें हमने फिर ईगो स्टेट्स पढ़े थे, मतलब कि पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड ईगो थे उसमें। इसमें मतलब पर्पस इज कि आपको ये ऐसे क्रैम नहीं करना पड़ेगा कि यार 3 ये स्टेट्स होते हैं तो अब तीनों में क्या होता है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ोगे इसको। तो कि पेरेंट ईगो के केस में क्या करते हैं, अडल्ट ईगो के स्टेट में आप कैसे सोच रहे होते हो, चाइल्ड ईगो के स्टेट में आप कैसे सोच रहे होते हो, तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है। डेफिनेशन में अब आपकी भी ये क्वेरीज होंगी कि आपको लिख के तो आप आते हो पर मार्क्स उतने नहीं मिलते। यही लगता है सबको कि लिख भर के तो आए थे हम शीट्स, लेकिन बस मार्क्स नहीं मिले हमें। सबको लगता है ये, पर अब रीज़न क्या है, कभी सोचा कि क्यों होता है ऐसा? बाकी सबको तो मिल जाते हैं मार्क्स, आपको ही नहीं मिलते, ऐसा तो नहीं होता, सबको ही कम मिलते हैं उनके हिसाब से। तो वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप कीवर्ड्स लिखना मिस कर देते हो। अब जैसे मान लेते हैं ईगो स्टेट आपको समझ में आ गया कि ठीक है हम कैसे फील करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ये लिखना है आपको, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप उसको एक्सप्लेन कैसे करो, कि अब मुझे यही सेम चीज़ अगर एक्सप्लेन करनी है तो मैं कैसे लिखूं। यहीं पे बस कैच होता है कि आपको ये याद रखना है कि क्या कीवर्ड्स हैं। अगर ये आपके आंसर्स में मिल गए ना ये वाले वर्ड्स, तो आपको फिर आंख बंद करके मार्क्स मिलते हैं कि चलो आपने ये वाले, आंख बंद करके नहीं मतलब देख ही लिया हमने तो कि आपने ये लिखा हुआ है, तो अगर ये टर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर ये हो जाता है कि आपने अच्छे से समझा है वो टॉपिक। मतलब आपको ये टर्म्स से ये पता चलता है कि आपने इस टर्म को समझ लिया है। और जब भी ऐसा हमको जज करना होता है कि आपको वो टॉपिक समझ में आया है न या नहीं, तो हम जज करते हैं इससे कि आप उसको कैसे समझा पाओगे, और उसको वो हम कैसे जज करेंगे, आपके आंसर्स पढ़ के, कि आपको जो चीज़ समझ में आई है वो आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसीलिए ये की टर्म्स जो है वो लिख कर आया करो। और सिर्फ ये इसके साथ ही नहीं है, ये सारे टर्म्स के साथ है कि अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर, और व्हेन इट कम्स टू थ्योरी पेपर्स, आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब जैसे मान लेते हैं मैंने ये लिख दिया यहाँ पे लाइन में, ठीक है, और अब एक और बच्चा है जिसने पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है इसका, कि फ्लो चार्ट बना के दिखाया है या सर्कल्स बना के अलग से दिखा दिया है, उसमें लिख दिए हैं एक्सप्लेनेशंस। तो आपके प्रेजेंटेशन से फ़र्क पड़ता है आपके मार्क्स पे भी, कि आप कैसे कितना नीटली एक्सप्लेन कर पा रहे हो और कितना प्रिसाइज आप लिख के आते हो। स्टोरीज बनाने के नंबर नहीं मिलते कि आप बस कहानियाँ बनाए जा रहे हो, एग्जाम्पल्स लिखे जा रहे हो अननेसेसरी, उससे मार्क्स नहीं मिलते। एग्जाम्पल्स लिखना इज़ गुड कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो, विच मीन्स कि आपको आता है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल्स वोंट वर्क, कि आप उसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख कर आ रहे हो, आपने टर्म का मतलब तो लिखा ही नहीं, तो उससे भी फिर नंबर नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है। अगर कोई भी टर्म आपको एक्सप्लेन करनी है तो उसमें एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, लेकिन आफ्टर द डेफिनेशन, कि आपने पहले डेफिनेशन लिखी है उसके बाद आप लिख रहे हो एग्जाम्पल्स। ठीक है। एग्जाम्पल्स हमेशा सपोर्ट करने के लिए यूज़ करो, अदरवाइज आंसर का पूरा मीनिंग बताने के लिए नहीं। ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू ईगो स्टेट। अब ये तो हमने देख लिया कि आप टाइम एंड कंटेक्स्ट डिफरेंट क्यों बता रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप डिफरेंट स्टेट्स पर हो, मतलब आप किस स्टेज पर हो, ग्रुप मैनेजर की, तो आप कैसे सोच रहे होगे पेरेंट ईगो की तरह। जब आप एक सबॉर्डिनेट के स्टेज पे आ जाओगे तो आप चाइल्ड ईगो यूज़ कर रहे होगे टू थिंक, एक्ट एंड फील। ठीक है। और जब आप अडल्ट ईगो स्टेट यूज़ कर रहे हो तो यही आइडियल स्टेट है। ठीक है, कि आपको रैशनली सोचना है, प्रेजेंट सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप पास्ट एक्सपीरियंसेस पे नहीं सोच रहे हो। ठीक है, ना ही आप फ्यूचर इवेंट्स को ऐसे ध्यान में रख के सोच रहे हो कुछ कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। आप प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसी का कंटेक्स्ट यूज़ कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग हो आप व्हेन इट कम्स टू अडल्ट ईगो, कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यू आर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट। ठीक है। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसके ईगो स्टेट्स के। कंटेक्स्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि व्हेन यू आर ग्रुप लीडर, और
हाँ, एग्जाम्पल्स जब आप दे रहे होगे, मतलब जब आप एग्जाम्पल्स लिख रहे होगे एग्जाम में भी, तो भी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में किसी सबॉर्डिनेट का या एम्प्लॉय का ही एग्जाम्पल लेके लिखते हैं, ठीक है। पर्सन का एग्जाम्पल रेलिवेंट नहीं होगा अगर आप एग्जाम में आंसर कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो ठीक है। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जाम्पल लेना है, उसमें एम्प्लॉयज, ग्रुप लीडर्स और मैनेजर्स का ही एग्जाम्पल लेना है। ये मैं इसीलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि मैं चेंज कर देती हूँ एग्जाम्पल कभी कभी, कि मैं आपको इंक्लूड कर देती हूँ उन एग्जाम्पल्स में। आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा रेलिवेंट होगा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम, तो आप उसी कंटेक्स्ट में आंसर्स लिखो, ठीक है। कि आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, पीयर्स हैं, तो कैसे वो रिएक्ट कर रहे होंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स लिख कर आओ, ठीक है। Okay, coming back to parent ego. Parent ego state. फीचर्स क्या है पेरेंट ईगो स्टेट के? डायरेक्टिव होगा एक तो, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा आपका, कि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे होगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होगे, या डायरेक्ट कर रहे होगे, डायरेक्शंस दे रहे होगे कि कोई काम कैसे होता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? अगर आप कह रहे हो या कोई ग्रुप लीडर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अगर, तो वो कैसे दे रहा होगा? दिस टास्क शुड बी डन लाइक दैट, या जो भी वेज आप इंक्लूड करो, ठीक है। तो ये शुड बी डन से क्या पता चल रहा है मुझे? इंस्ट्रक्शंस, कि ये टास्क ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है? नेगेटिव क्या हो सकता है इसका? डोंट परफॉर्म दिस टास्क। ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। मतलब पर्पस क्या है ये एग्जाम्पल लिखने का भी, कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंटेक्स्ट में समझ जाओ इसको, कि अगर आपको कोई मैनेजर ऐसे डायरेक्ट कर रहा है कि दिस टास्क शुड बी डन इन अ सर्टेन वे, ठीक है, और वो सर्टेन वे कैन बी एनीथिंग, ठीक है, जो भी वो वेज बताना चाहते हैं वो आपको बता रहे हैं अगर, तो ये क्या हुआ? डायरेक्शंस दे रहे हैं आपको, शुड बी डन लाइक दैट, ये बताया जा रहा है आपको। या फिर आपको इंस्ट्रक्शंस किस पे दिए जा रहे हैं? डोंट परफॉर्म दैट टास्क दैट वे और इन अ सर्टेन वे, या डोंट डू दैट वर्क। तो ऐसी स्टेटमेंट से यू कैन एक्सप्लेन द पेरेंट ईगो स्टेट, ठीक है। जब आप भी, आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा कि आप घर में भी जब आपको कोई बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आपको कोई भी काम कैसे करना है, कि आपको कहाँ बैठ के पढ़ना है, कहाँ आपने चीज़ें रखनी है, घर में भी हम ये ऐसा करते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या आप उनके स्टेट में जब आके अपने, हो सकता है जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनको अगर आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो आप वहाँ पे पेरेंट ईगो फॉलो कर रहे होते हो, ठीक है। जब भी आप इंस्ट्रक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में होगे तो उसको हम बोल देंगे यू आर फॉलोइंग पेरेंट ईगो, ठीक है। आपका बिहेवियर अगर मुझे जज करना है, मतलब जैसे अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि आंसर्स को ऐसे लिख कर आओ, वैसे लिख कर आओ, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखो, वैसे एग्जाम्पल्स मत लिखो, कहानियाँ मत बनाओ, ये अगर मैं आपको बता रही हूँ तो ये पेरेंट ईगो स्टेट है, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है कि हाँ ऐसे यही रीज़न है इसका कि मुझे इसीलिए मार्क्स नहीं मिलते होंगे शायद, क्योंकि मैं कहानियाँ ही बनाकर आती हूँ, मैं उस, मेरे आंसर्स कहानियाँ ही होते हैं। तो इससे क्या होगा? आप कौन से स्टेट में हो? इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, तो आप अडल्ट ईगो स्टेट में हो, कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन से पता है कि ऐसा ही होता है, तो आप अडल्ट ईगो स्टेट फॉलो कर रहे हो। लेकिन आप चाइल्ड ईगो कब फॉलो करोगे? जब आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सब कुछ लिख कर आती हूँ, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलते मुझे, तभी भी मैंने सब करके देख लिया है।
ये लगता है कुछ काफ़ी लोगों को लगता है। तो वो किससे सोच रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम सब सेम ही सोचें, डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम चाइल्ड ईगो फॉलो कर रहे हैं कि हम ऐसे ही सोचते हैं कि हर कोई हमें ही ब्लेम कर देता है कि हम ही सही से नहीं कर रहे होंगे काम। तो जब आप ये सोच रहे होते हो तो आप चाइल्ड ईगो स्टेट में आते हो, ठीक है। और आइडियल ईगो स्टेट क्या है, अडल्ट ईगो स्टेज, ठीक है। सबका पर्पस यही है कि सब लोग अडल्ट ईगो स्टेट में आके सोच पाएं, ठीक है। अब पेरेंट ईगो स्टेट में यू एक्चुअली कॉपी बिहेवियर, हमने ये टर्म्स लिख लिए इंस्ट्रक्टिव एंड डायरेक्टिव, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज copying the way our parents used to guide us in the past। अब ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। जब आप यू वर अ चाइल्ड तब की बात हो रही है कि आपको अपने पेरेंट्स से कैसे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, दो ही कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, एक तो कॉपीइंग, कि आपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न कर लिया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते थे इन द पास्ट तो क्या बोलते थे वो, तो आप उनसे लर्न कर रहे हो कि उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे ऐसे सिचुएशन में। तो आप क्या कर रहे हो, एक तो कॉपी कर रहे हो उनका बिहेवियर कि उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे तो आप भी वैसे ही कर रहे होगे। और प्लस ये पास्ट इंस्ट्रक्शंस है कि जब आप कुछ ऐसे करते थे तो क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते थे आपको, ठीक है। तो कॉपीइंग द वे आवर पेरेंट्स यूज्ड टू गाइड अस इन द पास्ट, ठीक है। और इसमें ये नहीं हो रहा कि आप सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है कि इफ़ यू आर थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिंग, तीनों चीज़ें एक साथ हैं ये, ठीक है। आप सोच भी वैसे ही रहे हो, आप फील भी वैसा ही कर रहे हो, प्लस आपका एक्शंस जो है वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो सब कुछ एक साथ है इसमें, ठीक है। ये मत सोचना कि हमें सिर्फ व्हेन इट कम्स टू पेरेंट ईगो स्टेट तो आपको सिर्फ यू हैव टू थिंक लाइक अ पेरेंट, आप सब कुछ कर रहे हो। ये तीनों चीज़ें, ईगो क्या फॉर्म कर रही है, अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, EGNO है इसमें, तो तीन चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। थिंक, फील एंड एक्ट, और ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है कि आप सोच भी वैसे ही रहे हो कोई भी एक स्टिमुलस को लेके, आप फील भी वैसा ही करते हो, आप एक्ट भी वैसे ही कर रहे हो, ठीक है। आप भी कॉपी कर रहे होगे बिहेवियर और आप भी इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो कर रहे होगे, आप फील भी वैसा ही कर रहे होगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू अडल्ट ईगो स्टेज, अब इसमें भी यू आर फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग लाइक एन अडल्ट। अडल्ट ईगो स्टेज में क्या होता है कि आप सिर्फ प्रेजेंट कंटेक्स्ट देखते हो, यू आर नॉट गाइडेड बाय योर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि आपको पास्ट में कैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, यू आर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन ओनली। अब जो थेरेपिस्ट या हम जस्ट साइको एनालिसिस या थेरेपी की बात कर रहे थे, साइकोथेरेपी की जो हम बात कर रहे थे, उसमें भी यही है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, कि आपको प्रेजेंट में क्या कैसे रिएक्ट करना है ऑन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आपके पास अगर कोई एक सिचुएशन है अगर, तो यू आर एक्टिंग इट द वे
एन अडल्ट वुड एक्ट। अब इसमें हमेशा एक टर्म एसोसिएटेड रहती है व्हेन इट कम्स टू अडल्ट ईगो स्टेट, प्रेजेंट। अंडर अडल्ट ईगो स्टेट यू फोकस ओनली ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन। आपका बिहेवियर या आपकी थॉट्स या आपकी फीलिंग्स रिलेटेड नहीं है किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। आप प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो और उसी के अगेंस्ट आप एक्ट करोगे। मतलब आपके जो एक्शंस हैं या बिहेवियर्स हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन के एनालिसिस के बाद ही फॉर्म हो रहे हैं। तो अडल्ट ईगो स्टेट, इसीलिए इसको हम आइडियल स्टेट बोलते हैं, कि आप ना ही इतने डायरेक्टिव हो रहे हो, ना ही आप चाइल्ड ईगो की तरह एक्ट कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। आप सिर्फ अडल्ट ईगो को फोकस रख रहे हो, अडल्ट ईगो पे फोकस है आपका, कि आप प्रेजेंट सिचुएशन को ही एनालाइज करोगे सिर्फ, कि उसमें राइट या रॉन्ग क्या है, ठीक है। और उसी के बाद आप बिहेवियर शो करोगे वैसा ही जैसा आपको उस प्रेजेंट सिचुएशन में लगता है, ठीक है। चाइल्ड ईगो स्टेट भी रिलेटेड टू पास्ट है, मतलब अडल्ट ईगो स्टेट में प्रेजेंट है सिर्फ, बाकी दोनों में, पेरेंट ईगो और चाइल्ड ईगो में, दोनों में ही सेम है। व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड ईगो स्टेट, पास्ट में अब एज अ पेरेंट आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपके पेरेंट्स ने कैसे एक्ट किया था आप वैसे ही एक्ट करोगे। आप ये नहीं सोच रहे कि आपको पेरेंट्स के उस पे स्टेज पे सोचना है। आप अपने स्टेज पे सोच रहे हो कि जब व्हेन यू वर अ चाइल्ड तो आपने कैसे रिएक्ट किया था ऑन सिचुएशंस, ठीक है। आपको जब पेरेंट ईगो स्टेट थी तो आपको पता है कि आपको डायरेक्ट किया गया होगा, आपको इंस्ट्रक्ट किया गया होगा, तो आप उनके बिहेवियर से अपना बिहेवियर जो है वो डायरेक्ट कर पा रहे थे कि उन्होंने जैसे एक्ट किया था आप भी वैसे ही एक्ट करोगे। चाइल्ड ईगो स्टेट में क्या होता है, एज अ चाइल्ड जो आपने एक्शंस या थॉट्स थे आपके वैसे ही रहेंगे अभी भी, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, चाइल्ड ईगो स्टेट्स की एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। आई वोंट डू दिस, या फिर ये भी हो सकता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ कुड बी देयर, ठीक है। ये तो हो गया नेगेटिव कि आपने ये सोच लिया कि आप उस काम को नहीं करोगे, बी इट एनी टास्क, आपने अपने मैनेजर्स को बोल दिया यू वोंट बी डूइंग दिस टास्क। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि प्लीज गाइड मी ऑन दिस। प्लीज गाइड मी ऑन दिस का मतलब है कि आप इंस्ट्रक्शन सीख कर रहे हो, ठीक है। जैसा आपने चाइल्डहुड में किया होगा कि मान लेते हैं कोई ऐसा टास्क आपको मिल गया है जो नया है फॉर यू, मतलब आपने कभी ऐसे काम किया नहीं है, वैसा सिमिलर काम नहीं किया है, तो आपने क्या उसमें सीख किया, गाइडेंस। तो आप चाइल्डहुड में गाइडेंस ही सीख कर रहे होते हो कि आपको कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है, आप कैसे एक्ट करोगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो ये सब कुछ होता है व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड ईगो स्टेट। अब मैं ये दोनों टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि अच्छा चाइल्ड ईगो स्टेट इज़ अ नेगेटिव स्टेट, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं कि आपने बोल दिया कि आप ऐसे ये टास्क नहीं करोगे आप, और ये इस वाले एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है, आप पॉजिटिव ही हो, आप गाइडेंस से सीख कर रहे हो, आपको कोई टास्क नहीं पता है कि कैसे करना है तो आप पूछ ही रहे हो कि प्लीज़ मुझे बताओ कि कैसे करना है ये टास्क जो हमने चाइल्डहुड से किया है, ठीक है। तो अब हाँ, इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं अडल्ट ईगो स्टेट का भी। बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो जाएंगे अडल्ट ईगो स्टेट के, जैसे आई विल बी ऑनेस्ट, हो सकता है
कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अडल्ट ईगो स्टेट? बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स, बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स हो जाएंगे इसमें. आई विल बी ऑनेस्ट, आई विल बी डूइंग दिस टास्क दिस वे. इस तरह से आप कोई काम कर रहे होगे. बताओ. मतलब चाइल्ड ईगो स्टेट में आपने बोला एक एग्जांपल दिया, प्लीज गाइड मी ऑन दिस. किसी भी एम्प्लॉय को अगर वो काम नहीं आता है देन वो गाइडेंस से सीख करेगा. फॉर एग्जांपल अ फ्रेशर एंटर्स द कंपनी, सो जो भी उसकी वर्किंग मैकेनिज्म है या फिर जो भी उसको काम करना है, जो टास्क असाइन किया जाएगा, वो अपने उस सीनियर से तो बोले कि हम मुझे गाइड कर दीजिए. बिल्कुल. सो हाउ कैन इट बी अ चाइल्ड ईगो स्टेट? बिकॉज दैट विल कम अंडर अडल्ट ईगो, बिकॉज उसने उस चीज़ को एनालाइज किया कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज़, ये मेरे लिए नहीं है. तो एज एन अडल्ट उसको भी उसने सही काम किया कि अपने सीनियर से वो मांगा. देन चाइल्ड ईगो स्टेट प्लस अब टाइम एंड कंटेक्स्ट आपने चेंज कर दिया ना. कंटेक्स्ट भी तो चेंज कर दिया आपने कि अगर कोई ऐसा नया काम है ही जो उस पर्सन को नहीं आता, तो ही विल अल्टीमेटली एक्ट इन अ चाइल्ड ईगो स्टेट. तो इसीलिए हमने ये स्टार्टिंग में ही ईगो स्टेट्स में पढ़ा कि जब टाइम और कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा, मतलब नया काम है कोई, टाइम इज डिफरेंट, कि अब आपको एक मैनेजर नहीं, आपको एक काम सीखने की तरह सोचना है. तो तब भी अगर आप पेरेंट ईगो स्टेट में होते, देन इट इज रॉन्ग कि आप अभी भी ऐसे सोच रहे हो कि आपने ये टास्क ऐसे ही करना है, आप ऐसे ही करते आए हो. लेट्स से एग्जाम्पल हो सकता है कंप्यूटर्स जब इंट्रोड्यूस हुए होंगे कि अब आपका काम जो है वो मैनुअली ऐसे पेन पेपर पे नहीं करना है. यू हैव टू डील विद द कंप्यूटर, यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क थ्रू द कंप्यूटर. तो अब मान लेते हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कंप्यूटर नहीं आता है. ठीक है. अगर वो चाइल्ड ईगो स्टेट या अडल्ट ईगो स्टेट को छोड़ के पेरेंट ईगो स्टेट में होते, अडल्ट ईगो स्टेट में होने का मतलब भी यही है कि आप सीख लोगे, अगर इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग कि यू विल लर्न, या आई विल लर्न बोल देते हैं इसको, आई विल लर्न बोल रहे होते आप. ठीक है. तो आप अडल्ट ईगो स्टेट में होते, विच इज़ गुड. अगर आप चाइल्ड ईगो स्टेट में आ गए हो तो भी आप इसमें ऐसे नहीं हो रहे हो कि आप गाइडेंस जो है वो फॉलो नहीं करोगे, या अगर आप उसके बाद भी सीखने के बाद भी गाइडेंस सीख कर रहे हो, तो टाइम एंड कंटेक्स्ट चेंज होने से ही बात का मतलब चेंज हो जाएगा. आपकी ईगो स्टेट किस स्टेट में हो के आपको सोचना है वो चेंज हो जाएगा. अब ये तो हमने अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो ऐसे पढ़ा कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो. ठीक है. अब दोनों का कंटेक्स्ट देखते हैं कि मान लेते हैं अगर मैं बात कर रही हूँ मानसी से. ठीक है. तो मेरी क्या ईगो स्टेट है और मानसी की क्या ईगो स्टेट है, वो कौन सी ईगो स्टेट फॉलो कर रही है, मैं कौन सी ईगो स्टेट में हूँ, वो कैसे रिएक्शन देगी मुझे, हमारा इंटरेक्शन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं चेंज हो जाएगा इसकी वजह से. ठीक है. वो देख लेते हैं, उसके लिए भी टर्म्स है. ये आगे समझ क्यों बोल रहे हैं हम इसको अलग अलग? क्या कुछ और भी पूछना है? सेटिस्फैक्टरी है आंसर? ठीक है. मुझे लगा आपने सोचा कि अरे ये वो तो बताया ही नहीं मैम ने ठीक से. ठीक है. तो देर आर टू टर्म्स जिनको आप क्रॉस हाँ क्रॉस ट्रांजैक्शन बोलते हो. और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन बोलते हो. अब क्रॉस ट्रांजैक्शन तब होती है जब the ego states of two individuals do not match
जब ईगो स्टेट मैच नहीं करते, मतलब अगर मैं हूँ, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। आपको अल्टीमेटली करना भी ऐसे ही है ये, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे ऑफ दीज क्रॉस ट्रांजैक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन अंडर ईगो स्टेट्स, तो आपको ये डायग्राम्स बनानी पड़ेंगे, या लेट्स कॉल देम फिगर्स नॉट डायग्राम्स। अब हमारे पास दो लोग हैं एंड 3 ईगो स्टेट्स हैं। ये पेरेंट ईगो स्टेट है इसका, ये पेरेंट ईगो, ये अडल्ट ईगो, ये चाइल्ड ईगो। अब मान लेते हैं कि ये पर्सन जो है वो एक लीडर है इस केस में भी, और ये पर्सन सबऑर्डिनेट है। लीडर है मतलब ग्रुप लीडर है, ही हैज टू लीड अ ग्रुप, और ये सबऑर्डिनेट है। अब आप इसका कंटेक्स्ट समझ गए। अभी हमें एक तो समझना पड़ेगा, एक को हमें फिक्स रखना पड़ेगा, तो हम क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन को समझ पाएंगे कि कौन से किस ईगो स्टेट में होगा कोई। ग्रुप लीडर जो है वो यूजुअली किस स्टेट में हो सकता है, आइदर अडल्ट और पेरेंट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट में वो क्योंकि इंस्ट्रक्शन सीख नहीं कर रहा है किसी से भी, ठीक है, तो वो या तो पेरेंट ईगो स्टेट में होगा या तो अडल्ट ईगो स्टेट में होगा। अब मान लेते हैं उसके जो सबऑर्डिनेट हैं वो स्टबर्न है, ठीक है, तो वो क्या ईगो स्टेट में है, चाइल्ड ईगो स्टेट में है। मान लेते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस तो सीख कर रहे हैं लेकिन फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है, और मान लेते हैं वो पेरेंट ईगो फॉलो करना चाहते हैं, तो सबऑर्डिनेट है। अगर कि आप हो अगर यहाँ पे एज अ सबऑर्डिनेट अगर आप सोच रहे हो, तो आपको कौन सी ईगो स्टेट में होना चाहिए? क्या लगता है आपको, हो सकते हैं सबऑर्डिनेट भी पेरेंट ईगो स्टेट में? क्यों क्यों नहीं हो सकते? बस पेरेंट ईगो स्टेट मतलब डायरेक्टिव ईगो स्टेट होता है, वो सुनना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं। और वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, करवाना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो। तो क्रॉस ट्रांजैक्शन हम तब कहते हैं जब आपके ईगो स्टेट्स मैच नहीं करते, मतलब आप किसी और ईगो स्टेट में हो लेकिन जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जिनके साथ भी आप इंटरैक्ट कर रहे हो उस सोशल सेटिंग में, तो उनके ईगो स्टेट आपके ईगो स्टेट से मैच नहीं कर रहे, तो उसको आप क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन बोलते हो। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस कब होते हैं? जब आपके द ईगो स्टेट्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स मैच करते हैं, दे डू मैच, ठीक है, उनके ईगो स्टेट्स मैच करेंगे अगर, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट कब होती है? जब ईगो स्टेट्स मैच करते हैं। और क्रॉस ट्रांजैक्शन कब होगी? जब ईगो स्टेट्स डिफरेंट होंगे। तो अब ऐसे है इसमें कि मान लेते हैं पेरेंट ईगो स्टेट पे ये पर्सन है, ठीक है, और सबऑर्डिनेट जो है वो चाइल्ड ईगो स्टेट पे है, तो ये क्रॉस ट्रांजैक्शंस हो गए कि ये पर्सन जो है वो ये डायरेक्ट कर रहा है इसको, ये भी फॉलो करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये तो ठीक है फिर कि ये पेरेंट ईगो है वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है, तो क्रॉस ट्रांजैक्शन जो है वो काम कर रही है। कॉम्प्लीमेंट्री ये केस में दोनों ही सेम ईगो स्टेट में है, मतलब ये नहीं फॉलो हो रहा है अब कि कोई एक पर्सन पेरेंट ईगो स्टेट पे है, हो सकता है दोनों अडल्ट ईगो स्टेट में हो, दोनों अंडरस्टैंडिंग हो। तो कंटेक्स्ट इतना सा है कि आपको क्रॉस ट्रांजैक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन दोनों ही अलग अलग सिचुएशंस और कंटेक्स्ट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, कि दोनों का कब सिमिलर ईगो स्टेट में होना कंपलसरी है, दोनों का कब क्रॉस ट्रांजैक्शन में ज़्यादा अच्छे से वो टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, कलेक्टिवली काम कर पाएंगे, ठीक है। तो
आया ये समझ वैसे? पेरेंट ईगो, अडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो स्टेट्स, क्रॉस ट्रांजैक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस कब हो रहे होंगे? डिफरेंट जब हो रहे होंगे ईगो स्टेट्स, मैच नहीं करेंगे जब, तो वो क्रॉस ट्रांजैक्शन। क्रॉस बना लो तो पता चल जाएगा कि दोनों सेम उस पे नहीं है। ये नहीं, दोनों पे हो सकता है, दोनों पेरेंट ईगो में हो सकते हैं। अब आप कंटेक्स्ट चेंज कर दो, लेट्स से ये दोनों ही ग्रुप लीडर हैं, कंटेक्स्ट चेंज कर दिया ना मैंने कि कौन इंटरैक्ट कर रहा है। अगर मान लेते हैं ये सबऑर्डिनेट ही होता और दोनों पेरेंट ईगो स्टेट में होते, तो फिर हमारा काम तो हो ही नहीं पाएगा। दोनों डायरेक्ट करना चाहते हैं लेकिन एक लीडर एक सबऑर्डिनेट है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। अब आप समझने के लिए, ये जब तक आप ये बना नहीं लोगे ना, तब तक आपको ये बात समझ में ही नहीं आएगी। मतलब जब आप एग्जाम में भी एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, तो पहले ये बना लेना, नहीं तो फिर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि क्रॉस ट्रांजैक्शन में कौन सी ईगो स्टेट कौन फॉलो कर रहा है। और आप ये कंटेक्स्ट रख लेना, या जितनी एक दो बारी भी बनाना पड़ जाए ये, तो भी बना लेना, ठीक है। ऐसे ही ये आइडियली भी ऐसे ही बनता है। आई विल बी शेयरिंग द पीपीटीज विद यू, जिसमें मैंने ये इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। आपको उससे ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे क्रॉस ट्रांजैक्शंस और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस में ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये मत करना कि क्रॉस ट्रांजैक्शन में तो वो दिखा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री दिखा दिया और उसमें उल्टा कर दिया, तो वो मत करना। बस साथ साथ में इसीलिए ड्रॉ करते रहना, ठीक है। और प्लीज़ डोंट कॉल देम डायग्राम एज आई डिड, फिगर्स बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। डायग्राम्स हम हमेशा साइंस में ही बनाते हैं, इसमें फिगर्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ईगो स्टेट्स में दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न, ठीक है। ईगो स्टेट्स में कौन से ईगो स्टेट्स में कौन कब कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, कब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, और कौन सी ईगो स्टेट आइडियल ईगो स्टेट है, ठीक है। 3 वर्ड्स हैं, 3 की वर्ड्स हैं, हमें याद रखने हैं, थिंक, फील एंड एक्ट, ठीक है। एंड इन डिफरेंट टाइम एंड कंटेक्स्ट। ये टाइम एंड कंटेक्स्ट वाली चीज़ इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ी कि आपको टाइम एंड कंटेक्स्ट पता होगा तो आप इसको भी ड्रॉ कर पाओगे ठीक से, कि कौन से कब ईगो स्टेट में आप टाइम और कंटेक्स्ट चेंज कर रहे हो, कि कब कौन कैसे परफॉर्म करेगा, किससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, डू वी हैव टाइम? टेन मिनट्स, ओके। आपने कोचिंग एंड मेंटोरशिप ये टर्म्स पढ़े हैं? कोचिंग एंड मेंटोरशिप। अगले ट्रांजैक्शन एनालिसिस की जो थियरीज हैं, दोज आर गेम्स, स्ट्रोक्स, ये टर्म्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम एक्सप्लेन कर पाएंगे एक टर्म को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें भी। ईगो स्टेट्स पढ़ने में ही हमें इतना टाइम लग गया। कोचिंग और मेंटोरशिप को भी यू कैन इंक्लूड देम अंडर एलिमेंट्स, जो हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे इन द वेरी स्टार्ट, तो उसमें भी यू कैन इंक्लूड कोचिंग एंड मेंटोरशिप, कि आपको कैसे कोच करना है अपने टीम मेंबर्स को, या आप कैसे मेंटोर करोगे उनको, अपने मेंटीज को, ठीक है। तो वो भी इंक्लूड करते हो आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, कि आपको उनको कैसे गाइड करना है, हाउ यू हैव टू कोच देम, या आप इसमें बोल सकते हो इसको ट्रेन देम,
ट्रेनिंग इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है, कोचिंग एंड मेंटोरशिप में भी। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स का पार्ट है ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। क्या डिस्कस किया था इसमें हमने? अंडरस्टैंडिंग टीम डायनामिक्स कर लिया, लीडरशिप कर लिया, एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप्स की कैसे जो पियर्स हैं वही आपस में क्या रिलेशनशिप्स शेयर करते हैं, कि आर दे कंफर्टेबल वर्किंग टुगेदर और नॉट। तो एम्प्लॉयज़ की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की भी बात हो गई, आपकी पीयर ग्रुप की कैसी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपके सिमिलर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है आपके साथ, ठीक है। तो ये सब कुछ है इसमें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमने देख लिया, मेंटोरशिप एंड कोचिंग, नेटवर्किंग भी है इसमें। नेटवर्किंग को आप लिख सकते हो सोशल कैपिटल के साथ, यहीं पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाओगे उसको। सोशल कैपिटल एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन भी है, ठीक है। जो मोटिवेशन हमने डिस्कस किया, लीडरशिप भी लिखा था, पर यू कैन ऑल्सो इंक्लूड एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन, या आप इसको जॉब सेटिस्फैक्शन के थ्रू समझ सकते हो, जॉब सेटिस्फैक्शन। और इसके साथ ही एसोसिएटेड टर्म क्या होती है, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है? एम्प्लॉय रिटेंशन। मतलब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ही रुकेगा, उसके पास जॉब सेटिस्फैक्शन है अगर, कि वो जो भी टास्क परफॉर्म करता है उससे ही और शी इज सेटिस्फाइड, तो वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन्ड रहता है। अदरवाइज आप छोड़ देते हो वो ऑर्गेनाइजेशन, या एम्प्लॉयज़ वो ऑर्गेनाइजेशन लीव करके बेटर अपॉर्चुनिटी सीख करते हैं और दे स्विच, ठीक है। और अगर ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉय रिटेन करने हैं अपने, तो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्ट्री इन्वायरमेंट जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाई रहें अपने काम से भी, प्लस जो पर्क्स उनको मिल रहे हैं, जो सैलरीज हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, बोनसेस, उससे भी दे आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आप उसको बोल दोगे कि वो सब कुछ एम्प्लॉय रिटेंशन में रिजल्ट करेगा, अगर ये सब कुछ प्रेजेंट है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, अगर एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स, तो ही वो रिटेन होंगे, अदरवाइज दे विल स्विच, ठीक है। तो ये सब कुछ सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सोशल इंटरैक्शंस पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट्स को इंक्लूड करना, इसको हमने कीवर्ड्स की तरह इसीलिए पढ़ा है। मान लेते हैं आपको एक्सप्लेनेशन आ जाए एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के, तो यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स। आपको कहानी नहीं बनानी पड़ेगी उसमें कि सोशल इंटरैक्शन में यू नीड 2 पीपल और अ ग्रुप, और ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। आपके पास एक कॉन्क्रीट टर्म्स हैं जिसके थ्रू यू कैन एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसके थ्रू एक्सप्लेन करोगे तो आप टू द पॉइंट रहोगे, और कीवर्ड्स भी यही हैं, ठीक है। तो इन पे मिस आउट मत करना, इन टर्म्स पे बस, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं वैसे, ये याद करने के लिए इतने ज़्यादा नहीं है, कॉमन से टर्म्स है। मोटिवेशन, लीडरशिप हम वैसे भी पढ़ते आए हैं, कोचिंग, मेंटोरशिप, आपको इतने कुछ हार्ड एंड फास्ट टर्म्स है नहीं। जॉब सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय रिटेंशन, ये मेन पर्पस है एक्चुअली अब ऑर्गेनाइजेशंस का, कि वो अपनी जो सोशल कैपिटल है उसको लूज़ नहीं करें, क्योंकि उसकी वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। क्योंकि सोशल कैपिटल नहीं होगी तो वो अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं, दूसरे रिसोर्सेज जो हैं अदर देन एम्प्लॉयज़, उसको हाउ विल दे पुट देम टू वर्क। एम्प्लॉयज़ ही कर रहे हैं वो सब उनके लिए, तो इसीलिए एम्प्लॉय रिटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, कि वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ उनको, और ताकि वो एम्प्लॉयज़ भी वर्क कर पाएँ इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस गोल, ठीक है। So that's all for today. Next class में we will be discussing other terms under transaction analysis, game strokes, life positions, और I think उसके बाद you have जोहारी विंडो इन योर सिलेबस, ठीक है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बाद।
तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। काफ़ी कॉमन टर्म्स हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशंस में, जो आपको आगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो आपको आगे भी काम आएंगे। जो हारी विंडो आपको हर जगह काम आएगा, बी इट योर जहाँ पे आपको खुद कुछ मैनेज करना है, ठीक है, नॉट ओनली इन दी ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, साइको एनालिसिस में दे यूज दीज टर्म्स। तो आप जब जोहारी विंडो पढ़ोगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन है ऑफ यू एंड अदर्स, कि आपको क्या आइडियल एरेना है जहाँ पे आपको होना चाहिए हमेशा, जहाँ पे यू आर नोन टू अदर्स एंड सेल्फ एज वेल, ठीक है। तो वो हम उसमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस के जो सारी थियरीज हैं वो जब हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें नेक्स्ट आई थिंक गेम्स है, रैकेट्स है, लाइफ पोजीशंस है, उसमें भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो पढ़ने के बाद वी विल मूव ऑन टू जोहारी विंडो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। Call someone outside to stop the recording.